आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल सीजन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसी सीजन 7 के साथ हमारी स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी खत्म होने वाली है। सीजन 7 को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले 6 सीजन नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा। तो सीजन 7 की शुरुआत यहाँ जाओ एम्परर से होती है, जो कि अपने फादर जाओन के सामने बैठा हुआ था और थंडर पनिशमेंट एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड जाओन इस वक्त काफी जरा गुस्से में दिखाई दे रहा है, जो कि अपने बेटे जाओ एम्परर से कहने लगा कि जाओन जब एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के टाइटल का बैटल शुरू हो जाए तो तुम्हें जियांग फन का साथ देना है, उसी के साथ मिलकर आगे बढ़ना। जो सुनकर जाओ एम्परर अपने फादर से सवाल करते हुए पूछता है तो क्या हम किन्यू से बदला नहीं लेंगे मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर को चांस से मारने के लिए, जिस पर जाओन जवाब देते हुए कहता है कि क्यों नहीं। ये कहते हुए जाओन गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड के बनने से पहले मेरे पास एक मौका होगा एक्शन लेने का। अगर किन्यू ने एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बैटल में हिस्सा लिया तो मैं उसकी स्पिरिट सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालकर हमेशा उसे थंडर रिवॉल्यूशन में जलाता रहूंगा। तब तक मैं उसकी स्पिरिट को दर्द पहुंचाता रहूंगा जब तक कि वो मौत की भीख ना मांगे, लेकिन फिर भी मैं उसे जान से मारूंगा नहीं। मैं उसे ऐसी तकलीफ दूंगा कि वो ना जिंदा रहेगा और ना मर पाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सेलेस्टियल माउंटेन की बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आटो के आटो सीक्रेट ग्रेट एम्परर्स पहुंच गए थे। ये सब लोग एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर मौजूद ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनमें जाओ एम्परर भी जाओरन के साथ आया हुआ था। तभी अचानक इनके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया और स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल के अंदर से किन्यू अपनी वाइफ और अपने साथियों के साथ धीरे से निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे यहाँ पर देखकर तो सब लोग ही हैरान हो गए थे। सब लोग उसी के बारे में बात करने लगते हैं, इवन कि कुछ लोग तो किन्यू के पास आकर कहते हैं तो आप है गॉड किंग किन्यू, आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, आज आपसे मुलाकात भी हो गई, ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये असल में डिवाइन रेलम के नॉर्मल गॉड किंग्स थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस पियाओ याओ भी आ गई, जिसके साथ 2 मॉन्क्स है, एक का नाम पु यिन था और दूसरे का नाम शुआंग यूवू था। ये दोनों भी किन्यू को ग्रीट करते हैं। किन्यू ये देखकर हैरान था कि आखिर सब लोग किन्यू से इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हैं, इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत। तभी अचानक हम देखते हैं कि ब्रदर डुआनमू यू यहाँ किन्यू से टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कहता है कि असल में सब लोगों की ज़बान पर सिर्फ किन्यू तुम्हारा ही नाम है और ये इसी वजह से क्योंकि सब लोग तुमसे डर रहे हैं। हालांकि किन्यू को ऐसा नहीं लगता था। इसके बाद किन्यू एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन की तरफ देखने लगा, जिसके आसपास एक रेड कलर की मेम्ब्रेन थी और उसकी एनर्जी बहुत ही जरा टेरिफाइंग थी। इवन कि किन्यू भी इस टेरिफाइंग एनर्जी को सेंस करके हैरान होते हुए कहता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये टेरिफाइंग एनर्जी थोड़ी बहुत मेरे न्यू यूनिवर्स के साथ मिलती जुलती है। किन्यू भी यहाँ पर ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर असुर गॉड किंग लुवो फान आ जाते हैं, साथ ही साथ डीमन क्वीन याशा भी थी, जो कि दोनों यहाँ पर आते साथ ही किन्यू को ग्रीट करते हैं। किन्यू भी दूसरी तरफ यहाँ असुर गॉड किंग को देखकर उनके पास आकर उन्हें ग्रीट करने लगा, जहाँ डीमन क्वीन याशा किन्यू से सवाल करते हुए कहते हैं कि किन्यू कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड किंग बनने के बाद अब तुम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड की पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहते हो, जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस सिर्फ उत्साहित हो रहा था इसलिए ये सब देखने के लिए चला आया, मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स के लिए कम्पीट नहीं करूंगा। किन्यू ये कहने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर असुर गॉड किंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे ये एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के आसपास रेड कलर की मेम्ब्रेन क्या है, जिस पर असुर गॉड किंग किन्यू को बताता है कि इसे हम लोग गॉड किंग इंक्लोजर कहते हैं। इस रेड मेम्ब्रेन के होते हुए कोई भी गॉड किंग अपनी मनमर्जी से अंदर या फिर बाहर नहीं आ जा सकता जब तक कि रिलीफ डोर्स ओपन ना हो जाए। ये सब बताने के बाद असुर गॉड किंग यहाँ पर किन्यू से कहता है कि बस मैं तुम्हें हेलो करने के लिए आया था, मैं यहाँ से चलता हूँ। जो कहते वो वहाँ से टेलीपोर्ट करके चले गए। पीछे की तरफ मास्टर जेंगलिन किन्यू के पास आकर किन्यू को बताता है इस वक्त डिवाइन रेलम में टोटल 47 गॉड किंग्स मौजूद है, जिनमें से ज्यादा गॉड किंग्स तो यहाँ पर आए भी नहीं और 1-2 गॉड किंग्स तो ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, उनका तो कोई अता पता ही नहीं है कि क्या वो जिंदा भी है या नहीं। यानी कि किन्यू हमें जरा सबर कर रहना होगा। यहाँ पर वो अभी ये सब कह रही थी कि तभी अचानक यहाँ एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के रिलीफ डोर्स ओपन होने शुरू हो गए। जिन रिलीफ डोर्स को ओपन होते हुए देखकर सब लोग खुश होते हुए फौरन से एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से किन्यू और उसके दोस्त भी थे। अंदर की तरफ आते हुए मास्टर जेंगलिन किन्यू को बता रहा था कि जब पहले एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन बैटल हुई थी तो उसी टाइम से ये रिलीफ डोर्स यहाँ पर मौजूद है। कोई नहीं जानता कि आखिर इन्हें किसने बनाया है या फिर ये एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन कहाँ से आया। किन्यू ये सुनने के बाद यहाँ उस माउंटेन पर बने हुए कार्विंग्स की तरफ देखने लगा, जहाँ किन्यू कहता है कि ये कार्विंग्स बहुत ही जरा अजीब है, ये इस दुनिया के तो नहीं लगते, लेकिन चाहे ये जिस भी यूनिवर्स से आए हो मैं इनके अंदर की डाउ मीनिंग को सेंस कर पा रहा हूँ। किन्यू की ये कहते ही किन्यू के स्पिरिचुअल सी में उसे एक अजीब सी तलवार दिखाई देती है, जिस तलवार को पकड़ती उसके अंदर से बहुत ही जरा टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश हुई, जो कि हेवन और अर्थ तक को शटर करने की पावर रखती है। इस टेरिफाइंग सोड इंटेंट को देखकर तो किन्यू भी हैरान हो गया था और वो कहता है कि ऐसी एनर्जी जो कि हेवन और अर्थ को कोलैप्स कर दे और एक न्यू यूनिवर्स को बनाने में मदद करे, यही इस पेंटिंग के अंदर मौजूद डाउ है, जिससे किन्यू ही समझ पा रहा था, बाकी यहाँ पर मौजूद कोई भी सेंस नहीं कर पा रहा। ये जगह अंदर से दिखने में बहुत ही जरा खूबसूरत लग रही थी। किन्यू कहता है कि काश हफी और सेबल भी गॉड किंग बन चुके होते तो उन्हें ये खूबसूरत नजारा देखने को मिलता। यहाँ किन्यू जब ये सब कह रहा था तभी अचानक इन लोगों के सामने एक दरवाजे जैसा बोर्ड
समन होने लगा, जो कि इन सबकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर किन्यू कहता है कि एक्साइटेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर हम लोग टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उड़ तो सकते हैं ना। ये कहती वो सब लोग उड़ते उस दरवाजे के पास आ जाते हैं, जिस दरवाजे पर लिखा हुआ था कि एक्साइटेड सेलेस्टियल बैटल के दौरान जो भी गॉड किंग लॉ ऑफ टाइम को पूरी तरीके से मास्टर कर ले, वो एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। इसके अलावा एक ओरिजिन ट्रेजर कैलिड्रॉन के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर से एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर बाहर निकलेंगे, जिसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स होंगे और उन तीनों पार्ट्स में लॉ ऑफ टाइम के सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अगर कोई गॉड किंग लॉ ऑफ टाइम को मास्टर नहीं कर पाता, लेकिन उसे तीनों एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स मिल जाते हैं, तो तब भी वो गॉड किंग एक नया एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन जाएगा। जो सुनकर तो किन्यू सोचने लगा कितनी जल्दी लॉ ऑफ टाइम को पूरी तरीके से मास्टर करना, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है। जिसका मतलब है कि इस बैटल के शुरू होने के बाद एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बनने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, और वो बहुत ही जरा खूंखार तरीका है, यानी कि तीनों के तीनों एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड ट्रेजर्स को हासिल करना, जिसके लिए तुम्हें डिवाइन रेल्म के सारे गॉड किंग्स को अपना दुश्मन बनाना होगा। अब किन्यू को समझने को मिलता है कि क्यों कहा जाता है कि एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड कंपटीशन के दौरान बेरहमी से खून खराबा होता है। यहाँ पर मास्टर जियांगलिन किन्यू को बताते हैं कि पिछली बार एक गॉड किंग जियो था, जो कि था तो बहुत ज्यादा पावरफुल, अकेले 10 गॉड किंग्स के साथ टकरा गया था, लेकिन अंत में उन सारे गॉड किंग्स ने मिलकर टीम अप करके उसे जान से मार डाला। और इस बार भी मुझे लगता है कि यहाँ पर मौजूद अगर आधे गॉड किंग्स भी सरवाइव कर गए तो ये किस्मत की बात होगी। मास्टर जियांगलिन ये अभी कह ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ ओरिजिन स्पिरिचुअल कैलिड्रॉन समन होना शुरू हो गया, जिसे देखकर तो गॉड किंग्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए। सब लोग बेसब्री से ओरिजिन स्पिरिचुअल कैलिड्रॉन के अंदर से निकलने वाले एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स का इंतजार कर रहे थे। फिर दूसरी तरफ में जियांगलिन को अपने पेट में थोड़ी हलचल महसूस हुई, इसलिए वो किन्यू से कहती है कि अभी के लिए किन्यू मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। किन्यू भी उसकी बात समझ गया था, इसलिए मास्टर जियांगलिन से कहता है कि अभी भी एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर के अपीयर होने में 10 साल बाकी है, तब तक हम लोगों को यहाँ से वापस जाना चाहिए। जब मेरा बेटा पैदा हो जाए तो उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, हमारे पास बहुत टाइम है। जिस पर मास्टर जियांगलिन भी एग्री करता था, और हम देखते हैं कि मिस जियांगलिन यहाँ पर अपने फादर को देख रही थी। वो बेशक उदास है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से अलग हो चुकी है और उसका फादर उसे समझ नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ से रवाना होने लगे। दूसरी तरफ मास्टर जियांग फान भी इन लोगों को जाते हुए देख रहा था, जहाँ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि किसी भी हालत में मैं एक्साइटेड सेलेस्टियल ट्रेजर्स को हासिल करके एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बनूंगा, और एक बार जब मैं एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन जाऊँ तो उसके बाद मैं किन्यू और उसके इस बास्टर्ड बच्चे को जान से मार डालूंगा। जियांग एम्परर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक जाओ एम्परर पीछे से आ जाता है, जो कि जियांग एम्परर से कहता है कि जब तक ट्रेजर अपीयर नहीं होता हम लोगों को यहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करते हुए अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करनी चाहिए। जिस पर जियांग एम्परर भी एग्री हो गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हाउफी पर आ जाता है, जो कि एक लड़की जीजिया के साथ था, और वो फ्लाइंग चैरियट का इस्तेमाल करते हुए जीजिया को अपने साथ लेकर जाते हुए कह रहा था कि मैंने एक जगह देखी है जो जगह खूबसूरत फूलों से भरी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो जगह तुम्हें भी काफी पसंद आएगी। ये सब कहते हुए हाउफी आखिरकार जीजिया को उस जगह पर ले आया था, जहाँ चारों तरफ दूर दूर तक फूल ही फूल थे। ये जगह दिखने में वाकई में काफी जरा खूबसूरत थी, और हम देखते हैं कि हाउफी भी वहाँ पर मौजूद एक फूल को उठाते हुए जीजिया को देते हुए कहता है कि ये तुम्हारे लिए, जिस पर जीजिया ब्लश करते हुए हाउफी का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ हाउफी का दिल जोरों से धड़कने लगा, यानी कि सेबल और किन्यू के बाद आखिरकार हमारे प्यारे हाउफी को भी उसकी लवर मिल चुकी है, जिससे हाउफी को तो प्यार होने लगा है। दूसरी तरफ जीजिया भी हाउफी को पसंद करती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर जीजिया की बड़ी बहन होंगयुन आ गई, जो कहती है पहले हाउफी से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम जीजिया को यहाँ पर क्यों लाए, आखिर तुम्हारा क्या करने का इरादा है। जीजिया तो अपनी बहन को समझाते हुए कहती है कि हाउफी बुरा आदमी नहीं है, गॉड किंग ने मुझ पर हमला कर दिया था, तब हाउफी ने मेरी जान बचाई और वो मुझे यहाँ ले आया। लेकिन होंगयुन को हाउफी पर भरोसा नहीं था। वो जीजिया से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मासूम हो, इसलिए पैलेस मास्टर को हमेशा तुम्हारी फिक्र होती रहती है। वो यहाँ पर अपनी बहन से इसी तरह की बातें कर रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ हाउफी को टेलीपैथी के थ्रू किन्यू का मैसेज मिला, जहाँ किन्यू हाउफी से कह रहा था कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि मेरी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली है। जो सुनकर तो हाउफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि क्या वाकई में वो बेटा है या बेटी। ये बात हाउफी बहुत ही एक्साइटमेंट और ऊंची आवाज में कहता है। जीजिया तो दूसरी तरफ हैरान होकर हाउफी से सवाल करते पूछती है कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। इन्हें तो समझ नहीं आई थी, जिस पर हाउफी ने समझाते हुए कहता है कि मेरे बड़े भाई को बेटा होने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ से चलना होगा, बाद में मैं तुम्हारे पैलेस में तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जीजिया उसे जवाब देते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, हमारे पैलेस मास्टर ने पैलेस की लोकेशन किसी को भी बताने से मना किया है। जिस पर हाउफी वहाँ से जाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अभी के लिए अलविदा, अगर हमारी किस्मत में लिखा हुआ तो दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। और ये कहती है हाउफी वहाँ से चला गया। मिस जीजिया तो बस सिर्फ उसे जाता हुआ उदास होकर देख रही थी। मिस होंगयुन ये देखकर उसके सर पर टपली बजाते हुए कहती है कि बेवकूफ लड़की, इस तरह से बिना वजह भटका मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी तुम जानती हो ना कि तुम्हें उस लड़की के जरा करीब नहीं जाना चाहिए। ये बात हमारे पैलेस मास्टर को अच्छी नहीं लगेगी। जो सुनकर जीजिया बहुत जरा उदास हो गई थी और वो हाउफी को याद करते हुए कह रही थी कि हाउफी अलविदा, अगर किस्मत में हुआ तो हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू के यूनिवर्स में मौजूद जीजुआन पैलेस पर आ गया, जहाँ पर हम मास्टर किंग भी किन्यू के भाई और किन्यू के दोस्तों के साथ साथ किन्यू को भी देखते हैं। ये सब लोग मिस जियांगलिन के कमरे के बाहर बेसब्री से इंतजार कर
कर रहे थे। किन्यू से तो जरा रहा नहीं जा रहा था। वो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे अंदर जाकर देखना होगा कि जंगली ठीक भी है या नहीं। तभी अचानक अंदर से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई थी। किन्यू ये आवाज सुनकर फौरन से अंदर की तरफ भागता आकर मिस बाइलिंग से मिलता है, जहाँ वो बाइलिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या जंगली ठीक है या नहीं। जिस पर बाइलिंग मुस्कुराते हुए किन्यू को कांग्रेचुलेशन बोलकर कहती है कि माँ और बेटा दोनों ही बिल्कुल सेफ है। जो सुनकर तो किन्यू के साथ साथ उसकी फैमिली में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सब लोग खुश हो रहे थे। किन्यू का फादर कह रहा था कि आज तो मैं ग्रैंडफादर बन गया। जबकि किन्यू भागता कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे मिस जंगली देखने को मिलती है। उसके हाथ में किन्यू का बेटा भी मौजूद था, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। मिस जंगली किन्यू से सवाल करते हुए पूछती है कि हम अपने बेटे को क्या नाम देंगे, जिस पर किन्यू नाम रखते हुए कहता है कि इसका नाम होगा किन्सी। ये नाम सुनकर तो मिस जंगली मुस्कुराते हुए कहती है कि ये नाम अच्छा है। इसके बाद वो बहुत ही प्यार से किन्सी की तरफ देखते हुए कहती है कि इतने सालों तक मेरे पेट में रहने के बाद आखिरकार किन्सी तुम बाहर आ ही गए। लेकिन किन्सी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रहा था। उसमें कुछ तो अलग बात होनी चाहिए थी। किन्यू किन्सी की तरफ देखकर कहता है कि किन्सी चलो बेटा पापा कहकर पुकारो। जिस पर मिस जंगली कहती है कि किन्यू क्या तुम पागल हो चुके हो, ये अभी छोटा सा बच्चा है, अभी तो पैदा हुआ, भला ये बात कैसे करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू की बात बिल्कुल सही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी पहली बार तो तड़ाती हुई आवाज में पापा कहकर पुकारता है। ये सुनकर तो वो दोनों ही खुश हो गए थे। किन्यू उसके बाद अपने बेटे से कहता है कि अब मामा कहो, और हम देखते हैं कि किन्सी मामा भी कह देता है। जो सुनकर तो किन्यू बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो समझ चुका था कि उसका बेटा किन्सी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं बल्कि वो वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि सिर्फ उसकी प्रेगनेंसी में ही कई सदियां लग चुकी है। इसके बाद किन्यू अपने पास से वही फ्लेम और बाहर निकाल लेता है, जो कि किन्यू को एक सेलेस्टियल गॉड ने दिया था उसके बेटे के लिए। और ये फ्लेम और भी बाहर आते साथ ही यहाँ पर किन्सी के खून का एक कतरा अपने अंदर खींच लेता है। यानी कि सोर्स फ्लेम ऑर्ब ने किन्सी को अपने मालिक के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, जो देखकर तो किन्यू हंसने लगा। और वो उस फ्लेम ऑर्ब को किन्सी की बॉडी के अंदर भेजते हुए कहता है कि अब से किन्सी ये फ्लेम ऑर्ब भी तुम्हारे साथ ही धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। इसके बाद हमें आगे कुछ सालों का सीन दिखाया गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा था। किन्यू उसे बहुत ही प्यार से बड़ा कर रहा था। एक दिन किन्सी अपने फादर के साथ रेस लगा रहा था, जिससे किन्सी ने जीत भी लिया। और वो गलती से यहाँ पर एक बीस्ट के स्टैचू से टकरा गया, जिसे देखते ही वो डर के मारे वापस अपने फादर की गोद में भाग आता है। किन्सी तो इतना सारे डर चुका था कि वो रोने लगा है। किन्यू उसे संभालते हुए कहता है कि डरो मत, वो बस नकली बीस्ट है। जिस बीस्ट के साथ मेरी बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई है। ये कहती किन्यू अपने बचपन के उन दो दोस्तों को भी याद करता है, जो कि किन्यू के सबसे पहले दो दोस्त थे। उन्हें याद करने के बाद किन्यू यहाँ पर अपने बेटे किन्सी को उसी बीस्ट की तरफ लेकर जाते हुए कहता है कि आज के दिन फादर तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करेगा। चलो बेटा किन्सी अपनी काबिलियत मुझे भी दिखाओ। ये कहती किन्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उस बीस्ट स्टैचू को जिंदा कर देता है, जो कि बहुत ही खौफनाक लग रहा था। इवन कि किन्सी भी उसे देखकर घबरा रहा था, इसलिए किन्यू उसे थोड़ा सा कम खौफनाक बना देता है। लेकिन किन्यू ने उनकी तादाद ज्यादा कर दी थी। वो यहाँ पर उस तरह के टोटल 3 बीस्ट बना चुका। जिनसे फाइट करने के लिए तो किन्सी खुशी खुशी मैदान में आ जाता है। यहाँ पर उन तीनों बीस्ट ने किन्सी को अंदर की तरफ घेर लिया था और वो एक साथ ही किन्सी पर हमला कर देते हैं। मगर किन्सी की मूवमेंट बहुत ही तेज थी। वो फन से चमकते हुए पीछे की तरफ हट गया। साथ ही साथ वो अपनी फ्लेम ब्लो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लेम अटैक से उन पर हमला भी कर देता है। यानी कि किन्सी के पास फ्लेम एबिलिटी है। हम देखते हैं कि किन्सी बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने 2 बीस्ट को तो हरा दिया था। मगर ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो तीसरे बीस्ट के बारे में भूल ही चुका था, जो कि पीठ पीछे यहाँ किन्सी पर हमला करने वाला था। लेकिन किन्यू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फौरन से उसे हवा में फ्रीज कर देता है। इस पर किन्सी तो काफी घबरा गया था। वो यहाँ किन्यू की गोद में आकर आंसू बहाते हुए कहता है कि मैं हार गया। जिस पर किन्यू उसे अपने कंधों पर बिठाते हुए कहता है कि हारने में कोई भी शर्म नहीं। जब तक तुम हार कर गिरोगे नहीं, तब तक तुम्हें मालूम कैसे होगा कि तुम कितना ऊंचा उड़ सकते हो। ये सब कहते हुए किन्यू किन्सी को लेकर वापस चला जाता है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन देखने को मिला, जहाँ किन्सी एक खिलौने के साथ खेल रहा था और वो अपने डैड से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं बहुत ही ताकतवर बनूंगा और आप लोगों के लिए इससे भी ज्यादा बड़ा पैलेस बनाऊंगा। किन्यू भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी अचानक आसमान में उससे चमकती हुई एक रोशनी दिखाई दी, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड था, जो कि एक बार फिर से किन्यू से मिलने के लिए आ चुका है। और वो किन्यू के सामने आते हुए कहता है कि किन्यू मिले हुए काफी अरसा हो गया। इसी के साथ आसमान में दोबारा से रोशनी चमकने लगी, जिसे देखकर किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब ये दूसरा आदमी कौन है। जिस बंदे की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। हम देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा ब्लैक होल समन हो गया। जिस ब्लैक होल के पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक आदमी धीरे धीरे निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है और इस आदमी का नाम था लिन मिंग। लिन मिंग सेकंड यूनिवर्स क्रिएटर है। और दोस्तों अगर आप लोगों को मालूम हो, लिन मिंग का असली नाम लिन ली बारूच है, जो कि कोइलिंग ड्रैगन सीरीज का मेन कैरेक्टर है। अगर अभी तक आप लोगों ने कोइलिंग ड्रैगन सीरीज नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद होगा, जाकर देख लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन मिंग काफी ज्यादा कूल था। उसके आते साथ ही अचानक से आसपास का स्पेस चेंज होने लगा। उसके हर एक चलते कदम के साथ स्पेस रिपल क्रिएट हो रहे थे, जिसे महसूस करके किन्यू भी हैरान होते हुए कहता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रहा है और इस तरह के ऑरा को मैं पहले भी सेंस कर चुका हूँ। उस एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के अंदर मौजूद जो रिलीफ डोर थी, उसके अंदर ऐसा ही ऑरा मौजूद था। यानी कि उस रिलीफ डोर को किसी और ने नहीं बल्कि लिन मिंग ने बनाया है। इनसे पहले तो लिन मिंग को देखकर चुप रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन मिंग किन्यू के सामने आकर कहता है कि हेलो, मेरा नाम लिन मिंग है। जो सुनकर किन्यू फौरन से यहाँ सीनियर लिन मिंग और फ्रीडम एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड को
ग्रीट करता है। इस पर फ्रीडम एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड किन्यू को बताता है कि ये मेरी टीचर है और ये तुम्हें पर्सनली कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए आज यहाँ पर आई है। जो सुनकर तो किन्यू और भी ज्यादा शॉक हो गया था कि ये आदमी फ्रीडम एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड का भी टीचर है। इसी वजह से तो इसका ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनमिन यहाँ पर किन्यू से कहने लगा कि मुझे सीनियर कहकर पुकारने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे सेकंड ब्रदर कहकर पुकार सकते हो। तो सुनकर किन्यू भी खुश हो जाता है। वो बताता है कि मैं हूँ किन्यू, ये मेरी बीवी चियांगली है और ये है मेरा बेटा किन्सी। तो सुनकर तो लिनमिन हंसते हुए कहता है कि ये बच्चा तो काफी जरा क्यूट है, साथ ही साथ वो अपनी 2 उंगलियों की पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ किन्सी की बॉडी के अंदर मौजूद उसके सोर्स ओरिजिन फ्लेम पल्प को रिफाइन करना शुरू कर देता है। और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिस चियांगली महसूस करते हुए कहती है कि किन्सी की बॉडी के अंदर मौजूद जो सोर्स फ्लेम पल्प थी वो पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी है, यानी कि किन्सी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिनमिन अपने पास से एक स्फीयर निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ये स्फीयर गिराना चाहता हूँ, जिसे लेकर किन्सी तो काफी जरा खुश हो गया था। दूसरी तरफ किन्यू हैरान होते हुए कहता है कि ये तो एक टॉप टियर का होममिंग्स ट्रेजर है जो कि बहुत ही जरा कीमती होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लिनमिन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये तो बच्चों का खिलौना है। अगर वो इतने कीमती ट्रेजर को बच्चों का खिलौना बोल रहा है तो सोचो कि वो खुद कितना सारा टेरिफाइंग पावर रखता होगा। सदस्य लिनमिन यहाँ पर किन्यू को बताता है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए कोई खुशी की खबर भी लेकर आया हूँ, यही कि किन्यू जल्दी तुम्हारा एक दूसरा बेटा भी हो जाएगा। जो सुनकर तो किन्यू और मिस चियांगली दोनों ही काफी जरा खुश हो जाते हैं, क्योंकि किन्सी सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि अगर मेरा छोटा भाई होगा तो मैं उसे अपने सारे खिलौने खेलने के लिए दूंगा। ये सुनकर तो लिनमिन भी मुस्कुराने लगा। इसके बाद वो फ्रीडम एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड से कहता है कि तुम वापस चले जाओ, मैं किन्यू के साथ अकेले में कुछ ड्रिंक्स करके आ जाऊंगा। तो सुनकर फ्रीडम एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बिल्कुल ऐसे कहता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ लिनमिन और किन्यू को अकेले देखते हैं, जहाँ लिनमिन किन्यू से कह रहा था कि तुम्हारा जो न्यू ब्लैक होल है वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते हुए होममिंग स्पेस में बदल गया और साथ ही साथ तुम्हारा ये न्यू यूनिवर्स बन गया। इस पर तो किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है कि आपको मेरे न्यू यूनिवर्स के बारे में इसका मतलब कि शुरू से सब कुछ मालूम था, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई मेरे इस न्यू यूनिवर्स के बारे में जानता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए थे, जहाँ वाइन एंजॉय करते हुए किन्यू लिनमिन से सवाल करते हुए पूछता है कि सेकंड ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि अगला न्यू एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड कौन बनेगा? जिस पर लिनमिन किन्यू को बताता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर गॉड किंग हो, सिर्फ वही बंदा एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बन सकता है जिसने इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हो। तो सुनकर तो किन्यू और जरा हैरान हो गया था और वो लिनमिन से सवाल करते हुए पूछता है तो इसका मतलब कि जो एक्साइटेड सेलेस्टियल बैटल है उसका कोई मतलब नहीं। जिस पर लिनमिन किन्यू को बताता है कि नहीं, उसका भी बहुत खास मतलब है। और ये कहती लिनमिन यहाँ पर किन्यू को सीक्रेटली कुछ बताता है जो क्या था फिलहाल हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता। इसी तरह बातें करते करते सुबह हो जाती है। इस तरह से लिनमिन खड़ी होती हुई कहता है कि सूरज उगने वाला है, मेरे यहाँ से चलने का समय हो गया, अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इससे भी ज्यादा बातें करेंगे। और ये सब कहते हुए लिनमिन यहाँ पर किन्यू को अलविदा करके चला जाता है। पीछे की तरफ किन्यू वाइन के कप को देखते हुए सोच रहा था कि जो भी बंदा इस यूनिवर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा वही एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बनेगा, यानी कि कौन नया एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड बनने वाला है ये इस यूनिवर्स के मास्टर पर ही डिपेंड करता है, जिस बंदे ने ये यूनिवर्स क्रिएट किया। तो सब सोचकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे मुझे एक्साइटेड सेलेस्टियल गॉड की पोजीशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बल्कि मैं तो खुद की अलग रास्ते पर चलते हुए अपने यूनिवर्स को बनाकर उसे परफेक्शन तक पहुंचा रहा हूँ। किन्यू की ये कहने के बाद सीन शिफ्ट होकर जीसुआन पैलेस में आ जाता है, जहाँ कुछ साल और गुजर चुके थे। हम देखते हैं कि मिस चियांगली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी, जबकि किन्यू आंखें बंद करके शांति से मैदान में खड़ा था। तभी अचानक किन्सी अपने स्पेयर के स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए साइड से फौरन किन्यू पर हमला कर देता है। इसे तो किन्यू ने बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लिया और वो किन्सी से कहता है कि दोबारा हमला करो। हम देखते हैं कि किन्सी ने बिल्कुल वैसा सेम स्लैश टेक्निक दोबारा से इस्तेमाल करके किन्यू पर हमला करने की कोशिश की। इस बार के अटैक को भी किन्यू आसानी के साथ डॉज कर लेता है। साथ ही साथ वो किन्सी को बताने लगा कि तुम्हारे अटैक बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होने चाहिए, बल्कि तुम्हें अलग अलग तरह के अटैक अलग अलग डायरेक्शन से करने चाहिए ताकि दुश्मन कभी भी तुम्हारे अगले हमले को प्रेडिक्ट ना कर पाए। जो सुनकर किन्सी तेजी के साथ मूव करते हुए फोन से किन्यू के सामने आकर हवा में कहता है कि ठीक है फादर, आप ये स्पेल देखकर बताएं कि ये अटैक कैसा है। जो कहते हैं किन्सी ने हवा में ब्लू फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी थी, जिसमें से फ्लेम अटैक निकलते हुए किन्यू पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी किन्यू आसानी के साथ उन सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। तभी यहाँ पर सेबल भी आ जाता है। दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर किन्सी से कहता है कि बेशक तुम्हारी फ्लेम काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम्हें अपनी निशाने को भी ठीक करना होगा। अगर तुम प्रिसाइज अटैक नहीं करोगे तो तुम्हारी फ्लेम की ताकत का कोई फायदा नहीं। जो सब कहते हैं किन्यू इसी तरह से किन्सी को लगातार सिखा रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्सी एक बार फिर से हवा में जंप करते हुए यहाँ फ्लेम फिनिक्स अटैक रेडी करके किन्यू पर हमला करते हुए कहता है कि अब ये अटैक देखिए। जिस फ्लेम फिनिक्स अटैक को तो किन्यू झापड़ मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ वो किन्सी से कहने लगा कि हाँ ये अटैक बेहतर था, लेकिन तुम इसे जरा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाओ क्योंकि तुम ऑलरेडी एक हेवनली गॉड लेवल पर पहुंच चुके हो। किन्सी अपने फादर के साथ ट्रेनिंग करके काफी खुश था और वो अपने फादर से कहता है कि बड़े होकर मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनूंगा। जो सब कहते हैं किन्सी अपनी मॉम की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ सेबल परेशान होते हुए किन्यू के
सामने आ गया था, जिसे देखकर किन्यू सवाल करते हुए कहता है कि सिबल क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। इस पर सिबल जवाब देते हुए कहता है कि हफी को कुछ अता पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं उसकी तलाश करता हूँ। और ये कहते किन्यू ने पूरे के पूरे डिवाइन रैम को स्कैन करना शुरू कर दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ ब्लड सी पर आ जाता है, जहाँ पर हफी जीजिया से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन जीजिया तो रुक ही नहीं रही, बल्कि वो अपनी बहन होंगयन के साथ मिलकर हफी से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पर मिस होंगयन अपने रिबन का इस्तेमाल करते हुए हफी को जकड़कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हफी ने खुद को आजाद कर लिया और वो आखिरकार जीजिया के सामने आ जाता है, जहाँ पर वो जीजिया से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम इस तरह मुझसे बात क्यों रही हो। आखिरी बार मैं जब तुम्हें अलविदा करके गया था तब तक तो सब कुछ ठीक था। मैं जीजिया हफी को कुछ नहीं बताती, वो बस उससे कहती है कि मुझे बुला दो, हम कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन हफी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, हमने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था, आखिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो। जिस पर मिस होंगयन अपने हाथ पर लगा हुआ एक मार्क उसे दिखाते हुए बताती है कि हम लोग ब्लड सी पैलेस के हैं, हमारे पास आजादी नहीं है। अगर पैलेस मास्टर को इस बारे में मालूम हो गया तो वो बहुत गुस्से होगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। लेकिन दूसरी तरफ हफी तो ठहरा एक जिद्दी इंसान, वो अपने स्टाफ को बाहर की तरफ निकालते हुए गुस्से के साथ कहता है कि ब्लड सी पैलेस से डरती है मेरी जूती, मुझे किसी से डर नहीं लगता, जो भी मेरे और जीजिया के बीच आएगा मैं उसे मार डालूंगा। और ये कहती हुए एक पावरफुल अटैक ब्लड सी पर चल देता है, जिसके साथ अंदर से एक आवाज सुनाई देती है कि बदतमीज, क्या तुम मरना चाहती हो। ये आवाज ब्लड सी पैलेस मास्टर की थी, जो कि फनस से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है और हमें जानने को मिलता है कि असल में ये कोई और नहीं बल्कि ब्लड सी क्वीन है, जिससे पहले भी किन्यू एक बार मिल चुका था। जीजिया और मिस होंगयन तो यहाँ पर ब्लड सी पैलेस मास्टर को देखकर फनस से उसे ग्रीट करती है, लेकिन दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन को उन दोनों पर गुस्सा रहा था, क्योंकि उन दोनों ने रूल्स ब्रेक किए हैं किसी बाहर के बंदे को यहाँ पर लाकर, और इसलिए वो उन्हें पनिश करने के लिए उन पर एक वेव अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ हफी उन्हें बचाकर साइड पर ले आया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू और सिबल भी दूर से ये सब देख रहे थे, जहाँ पर सिबल कह रहा था कि ये ब्लड सी क्वीन तो काफी जरा खतरनाक ओपिनियन लगती है। किन्यू चूंकि ब्लड सी क्वीन को पहचानता था और वो याद करता है कि कैसे पिछली बार इससे मेरी मुलाकात हुई थी और ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर रखती है, तो इसका मतलब कि हफी की जान खतरे में है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हफी को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो भी फुल एटीट्यूड के साथ कह रहा था कि अच्छा तो तुम हो वो बेवकूफ ब्लड सी क्वीन जो कि मेरी और जीजिया के बीच आ रही है। ये सुनकर तो जीजिया घबराते हुए फिर से अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और साथ ही साथ हफी को भी। हफी बहुत ही बड़बोला है, वो नहीं जानता कि वो क्या बात कर रहा है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। जो सुनकर ब्लड सी क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है कि अच्छा मैं समझने की कोशिश करूं, पहले तो तुम दोनों ने रूल्स ब्रेक किए, तुम दोनों की जान ऑलरेडी खतरे में, और फिर तुम इस आउटसाइडर के लिए मुझसे भीख मांग रही हो। लगता है कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था तुम वो सब भूल गए। और ये कहते साथ ही ब्लड सी क्वीन गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करने लगी, और चूंकि वो गॉड किंग के थर्ड स्टेप की कल्टिवेटर थी तो इसलिए उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था, जिसे महसूस करके तो हफी भी परेशान हो गया। अब उसे थोड़ा बहुत समझ आने लगा था कि उसका सामना किससे हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन कहती है कि जीजिया तुमने एक आउटसाइडर के साथ प्यार करने की गलती की, इसकी सजा सिर्फ मौत है, तुम्हें तो मौत मिलेगी। और होंगजुन तुम इस बात को जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने इस बारे में रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए तुम्हें भी 1000 साल के लिए कैद किया जाएगा, यही तुम्हारी वार्निंग और सजा है। चलो अब तुम दोनों अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। जो कहती है ब्लड सी क्वीन अपने रिबन को उन दोनों को जकड़ने के लिए भेज देती है, लेकिन हम देखते हैं कि हफी फनस से सामने की तरफ आते हुए अपने स्टाफ के अटैक से उस रिबन को ब्लॉक कर देता है। सती सर वो कह रहा था कि मेरे होते हुए मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इन्हें यहाँ से कैसे लेकर जाती हो। और ये कहती वो फौरन अपने स्टाफ से ब्लड सी क्वीन पर हमला करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर तो ब्लड सी क्वीन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसके अटैक को काफी आसानी के साथ ब्लॉक करके उसे सिर्फ एक ही उंगली की पावर से पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही सर वो कह रही थी कि तुम आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, मैं तुम्हारे बारे में भूली नहीं हूँ, तुम भी मरोगे। तुमने आखिर ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे सामने खड़े हो सकते हो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक चींटी पूरे दरख्त को हिलाने की कोशिश कर रही हो। जो सब कहते हो ब्लड सी क्वीन ने यहाँ पर फिर से अपने ब्लड स्लीव्स को समन कर लिया था, जिनमें से 2 हाई ग्रेड के हेवनली गॉड ब्लड सर्वेंट्स को हफी पर हमला करने के लिए भेज देती है, और उसे लग रहा था कि वो लोग आसानी के साथ हफी को जान से मार डालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हफी तो अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ उन दोनों हेवनली गॉड्स को जान से मार चुका। जो देखकर तो ब्लड सी क्वीन भी सरप्राइज हो गई थी। वो हैरान होती हुई कहती है कि ये सिर्फ एक हाई ग्रेड के हेवनली गॉड है, फिर इसने अकेले उन दोनों को कैसे हरा दिया, कहीं ये उस स्टाफ की वजह से तो नहीं। जो कहती हुई उसकी नजर उस स्टाफ पर पड़ गई थी जिसे हफी इस्तेमाल कर रहा है, और ये स्टाफ अगर आप लोगों को याद हो तो हफी को उसके बड़े भाई यानी कि किन्यू ने दी है, जिसमें तो ब्लड सी क्वीन भी इंटरेस्टेड हो गई थी। वो समझ गई थी कि ये फर्स्ट ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर है, इसलिए वो अपने गॉड किंग लेवल के ब्लड स्लेव को फिर से हफी पर अटैक करने के लिए भेज दे रही है, जिसका मुकाबला भी अपने स्टाफ के साथ हफी बराबरी से कर रहा था। ये देखकर ब्लड सी क्वीन गुस्सा हुई कहती है कि अब यूं खेलना बंद करो और मेरे स्लेव फिर से इस लड़के को जान से मारकर इसके स्टाफ को मेरे पास ले आओ। जो सुनकर वो गॉड किंग लेवल का ब्लड स्लेव भी अब सीरियस हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हफी से फाइट करने लगा। इन दोनों के दरमियान काफी तेज और खतरनाक फाइट चल रही थी, जो देखकर जीजियान को भी अब हफी की फिक्र होने लगी, इसलिए वो अपने मास्टर से भीख मांगते हुए कहती है कि प्लीज हफी को जाने दीजिए, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन को तो उस फर्स्ट ग्रेड के सोल ओरिजिन ट्रेजर में इंटरेस्ट था, इसलिए वो फौरन से अपने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हवा में ही हफी को फ्रीज कर देती है।
और कहने लगी कि लड़के तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अफसोस तुम्हें इतनी कम उम्र में मरना पड़ रहा है। ये कहते हुए ब्लड सी क्वीन अपनी गॉड किंग लेवल की ब्लड स्लेव को उसे मारने का ऑर्डर देती है, जो सुनकर जीजियान चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं प्लीज रुक जाइए। चूंकि वो ब्लड स्लेव नहीं रुकने वाला था और वो अपनी तलवार से भी हॉफी पर जानलेवा हमला करने वाला था, इसलिए हम देखते हैं कि जीजिया तीसी के साथ मूव करते हुए फिर से उस अटैक के सामने आ गई, जहाँ पर पहले जीजिया की जान जाती है और उसके बाद हॉफी की। लेकिन हम देखते हैं कि तभी अचानक उस ब्लड स्लेव का अटैक हवा में ही फ्रीज हो गया, जो देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए थे। हम देखते हैं कि किन्यू हीरो की एंट्री के साथ यहाँ पर पहुंच चुका है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस गॉड किंग लेवल के ब्लड स्लेव को फिर से पीछे की तरफ पुश कर चुका। हॉफी भी अब यहाँ टाइम स्टॉप से आजाद हो जाता है और वो यहाँ जीजिया से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, ये तो अच्छा कि मेरा भाई किन्यू सही टाइम पर आ गया, वरना तुम्हारी जान चली जाती। दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन भी यहाँ पर किन्यू को पहचान लेती है और वो कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मेरी टाइम स्टॉप से बच चुके थे, इसलिए सोचा था कि तुम यहाँ पर दोबारा आने की बेवकूफी करोगे। जो सुनकर दूसरी तरफ किन्यू कहता है क्या चाहते हो, तुम हो ब्लड सी क्वीन, यहाँ की महारानी। ब्लड सी क्वीन किन्यू से कहता है कि अगर तुम हार मान लेते हो और तुम्हारा भाई उसके हाथ में मुझे स्टाफ मेरे हवाले कर देता है तो उसके बाद मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मुझे कभी भी कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो बिना तुम्हारी मर्जी के भी जा सकता हूँ। जिस पर ब्लड सी क्वीन को भी अब गुस्सा आ गया, वो धीरे से खड़े होते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मिस्ट्री सिटी के लॉर्ड हो, अगर तुम यहाँ से बच के भी चले गए तब भी मैं तुम्हारी सिटी आऊंगी और तुम्हारे पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर दूंगी। तो सुनकर किन्यू कहता है कि क्यों ना हम आपस में एक शर्त लगाए, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम जीजिया और साथ ही साथ होंगी उनको भी आजाद कर दोगी। जिस पर ब्लड सी क्वीन मुस्कुराते हुए कहती है कि और अगर तुम मुझे ना हरा पाए और मैंने तुम्हें हरा दिया तब क्या तुम ये फर्स्ट ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर मुझे दे दोगे। जो सुनकर किन्यू मुस्कुराते हुए कहता है क्या चाहते हो, तुम इस फर्स्ट ग्रेड के सोलो रीजन ट्रेजर के पीछे हो। जिस पर ब्लड सी क्वीन मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ भला मैं इस ट्रेजर के पीछे क्यों ना पड़ूं, इसके होते हुए मैं एक्साइटेड सेलेस्टियल बैटल में हिस्सा ले सकती हूँ और मुझे किसी से भी डरना नहीं होगा, मैं सबका मुकाबला कर पाऊंगी। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें ये टॉप ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर नहीं बल्कि एक दूसरा टॉप ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर दे दूंगा। जो सुनकर ब्लड सी क्वीन गुस्सा हुई कहती है कि क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है जो मैं यकीन कर लूं कि तुम्हारे पास एक और टॉप ग्रेड का सोलो रीजन ट्रेजर होगा। ये कहती वो अपने स्पीयर को लेकर फिर से किन्यू पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, जिसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर किन्यू आइस ट्रैप का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर ब्लड सी क्वीन गुस्सा होते हुए एक ब्लडी वाटर टोर्नेडो क्रिएट कर देती है, जिसने उसे आइस ट्रैप से आजाद कर दिया था। साथ ही साथ वो गुस्सा हुई कह रही थी कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो। जो बोलती वो अपने ब्लडी टोर्नेडो को फिर से किन्यू की तरफ भिजवा चुकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू भी अपने सामने एक आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक कर देता है। ब्लड सी क्वीन किन्यू से ये देखकर कहती है कि क्या बस सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो। जो सुनकर किन्यू फिर से अपने सेलेस्टियल स्पीयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि नहीं ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी। जो सुनकर दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन यहाँ पर किन्यू के हाथ में जब एक दूसरे टॉप ग्रेड के सोलो रीजन ट्रेजर को देखी है तो उसकी लालच और जरा बढ़ गई। वो पानी के अंदर से एक डिवाइन थ्रेशोल्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है ताकि वो इसका इस्तेमाल करते हुए किन्यू पर हमला कर सके, लेकिन किन्यू उस पावरफुल डिवाइन थ्रेशोल्ड को भी आसानी के साथ अपने सेलेस्टियल स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक करके डिफ्लेक्ट कर देता है। जिस पर ब्लड सी क्वीन कहने लगी कि शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, अब मुझे सीरियस होना होगा। और ये कहती वो धीरे धीरे से पानी के अंदर जाने लगी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ब्लड सी का इस्तेमाल करते हुए अपनी इटर्नल बॉडी आर्टिक में क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ब्लड सी क्वीन की फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो चुकी है। इटर्नल बॉडी आर्टिक में क्रिएट करने के बाद ब्लड सी क्वीन ने अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक किन्यू की तरफ चल दिया था। जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर यहाँ किन्यू फिर से अपने क्लोन को बाहर की तरफ समन कर लेता है, जिसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। ब्लड सी क्वीन भी किन्यू के क्लोन को देखकर कहती है कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक क्लोन भी है, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहती वो अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्लैश अटैक उन दोनों पर चलने शुरू कर देती है। जिन मल्टीपल स्लैश अटैक और साथ ही साथ 1000 ब्लड सोर्ड आर्ट टेक्निक को यहाँ पर किन्यू और उसके क्लोन पूरी तरीके से तेजी से मूव करते हुए डॉज कर रहे थे। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन जो कि यहाँ ब्लड सी के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, तभी अचानक ब्लड सी क्वीन चाल चलते हुए फिर से पानी के अंदर से एक बड़ा सा ब्लड पाम बाहर की तरफ समन कर चुकी, जो कि किन्यू के क्लोन को जकड़ते हुए ब्लड प्रिजन में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर ब्लड सी क्वीन को लगा था कि उसने किन्यू के क्लोन को पकड़ लिया है, अब तो वो बच नहीं पाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किन्यू के क्लोन के पास फ्रीजिंग एबिलिटी है, वो अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उस फ्रीजन को फ्रीज करके फिर से शटर करते हुए बाहर की तरफ आ गया और साथ ही साथ वो आइस क्रिस्टल अटैक जनरेट करते हुए फिर से ब्लड सी क्वीन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए ब्लड सी क्वीन अपनी बॉडी के आसपास एक बैरियर बना चुकी थी। साथ ही साथ वो कहती है कि ये चीप अटैक मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये कहती वो किन्यू के क्लोन को पीछे की तरफ धकेल देती है, लेकिन मजा तो तब आया जब हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन इस पूरे के पूरे समंदर को फ्रीज करते हुए साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन को भी जकड़ लेता है। जिस पर ब्लड सी क्वीन गुस्से से आग बबूल होते हुए अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए फिर से खुद को अनफ्रीज कर देती है। साथ ही साथ वो अपने त्रिशूल का इस्तेमाल करते हुए किन्यू के क्लोन पर लगातार अटैक करने लगी। किन्यू का क्लोन उन सारे अटैक्स को डॉज करते हुए अपने पंच को
रेडी करके धीरे धीरे से यहाँ ब्लड सी क्वीन की तरफ बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही वो ब्लड सी क्वीन के करीब आया, ये देखकर ब्लड सी क्वीन भी दूसरी तरफ अपने पंच को तैयार करके पूरी ताकत से यहाँ किन्यू के क्लोन के साथ टकरा गई। इन दोनों का ये टकराव बहुत ही सारा खतरनाक था, जिसके प्रेशर से हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन और साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन दोनों पीछे की तरफ दिखेले गए। जहाँ पर पीछे आते हुए हम देखते हैं कि किन्यू का क्लोन तो धीरे धीरे करके गायब हो गया, जबकि साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन की इटर्नल बॉडी भी शटर होते हुए पूरी तरीके से खत्म हो गई। वो दोबारा अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाती है, जहाँ पर वो हंसते हुए किन्यू से कह रही थी कि किन्यू तुम्हारा ये क्लोन इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंप्रेस हुई। किन्यू का क्लोन जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था, किन्यू से वापस अपनी बॉडी में रख लेता है। दूसरी तरफ ब्लड सी क्वीन किन्यू से कह रही थी कि किन्यू तुम वाकई में काबिल हो, लेकिन इस खेल को अब यहीं पर खत्म करते हैं। जो कहते हुए ब्लड सी क्वीन ने फिर से अपने टाइम स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किन्यू और उसके भाई दोनों को ही फ्रीज कर दिया था, जो कि गॉड किंग लेवल की कल्टिवेटर की पावरफुल टेक्निक होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू आसानी के साथ उसके टाइम स्टॉप को शटर करते हुए मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ आ गया। साथ ही साथ वो अपना प्रेशर ब्लड सी क्वीन पर लगाना शुरू कर देता है, जो देखकर तो ब्लड सी क्वीन भी सरप्राइज हो गई थी कि आखिर तुम मेरे टाइम स्टॉप को कैसे तोड़ सकते हो। ये वाकई में इम्पॉसिबल है, लेकिन चलो ठीक है, मैं भी तेरी हूँ। ये कहते हुए फिर से पानी के अंदर जम कर देती है। साथ ही साथ वो कह रही थी कि मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मेरे इस अटैक को कैसे हैंडल करते हो। ब्लड सी क्वीन की ये कहती है। अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड कलर के थंडर्स चमकने लगे, कुछ टेरिफाइंग होने वाला था। इन्होंने भी ये सेंस कर लिया था, इसलिए वो हाफी से कहता है कि तुम इन दोनों लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। जो सुनकर अंदर की तरफ से ब्लड सी क्वीन आवाज देते हुए कहती है कि आखिर यहाँ से भागने का क्या फायदा होगा, वैसे भी इन दोनों लड़कियों की बॉडी पर मेरे ब्लड सी पैलेस का मार्क है, जिस तरह से ये दोनों चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर क्यों ना छुप जाए, मैं सिर्फ एक थॉट के साथ इन दोनों को जान से मार सकी हूँ। जो सुनकर तो किन्यू और भी जरा परेशान हो गया था। वो अपने मन में परेशान होते हुए कहता है कि आखिर मैं क्या करूं इससे पहले कि मैं ब्लड सी क्वीन को रोक सकूं। वो इन दोनों लड़कियों को जान से मार डालेगी, इसलिए किन्यू ऊंची आवाज में कहता है कि ब्लड सी क्वीन रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जो सुनकर ब्लड सी क्वीन कहती है तो क्या तुम वो टॉप ग्रेड का सोल ओरिजिन ट्रेजर मुझे देने के लिए तैयार हो। इससे पहले कि किन्यू यहाँ पर हाथ क्या पाता, तभी अचानक ऊपर आसमान से एक आवाज सुनाई देती है, जो कि ब्लड सी क्वीन को ज़ुयुन कहकर पुकारते हुए कह रहा था कि ज़ुयुन प्लीज किन्यू और हाफी के लिए बिला वजह मुश्किलें मत खड़ी करो, उसे लड़कियों के साथ यहाँ से जाने दो। जो कहती हुई आवाज यहाँ से गायब हो गई। इस आवाज को सुनकर तो ब्लड सी क्वीन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और वो इमोशनल होते हुए कहता है कितने अरसे बाद तुमने मुझसे सिर्फ बात की, और बात भी की तो सिर्फ यही। असल में ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनफेदर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड की थी, जिसका अपना नाम ज़ाओ याओ है। वो ब्लड सी क्वीन का मास्टर भी है, और साथ ही साथ ब्लड सी क्वीन उससे प्यार करती है। ब्लड सी क्वीन यहाँ पर किन्यू से कहती है कि किन्यू अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी जब तक तुम मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ। तुम अपने भाई के साथ यहाँ से जा सकते हो, और साथ ही साथ ज़ीज़िया और होंगयुन को भी लेकर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब से वो दोनों भी आजाद है। जो कहती ब्लड सी क्वीन हवा में एक पोर्टल बनाती वहाँ से चली गई। पीछे की तरफ ज़ीज़िया और होंगयुन के हाथ से भी मार खट जाता है, जो देखकर हाफी हैरान होते हुए अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है कि किन्यू आखिर ये सब हुआ क्या। अचानक से उसका माइंड कैसे बदल गया। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी नहीं जानता, पर अच्छी बात ये है कि अब तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो ज़ीज़िया और हाफी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए खुश हो रहे थे। हाफी बहुत ही प्यार से ज़ीज़िया के पास आकर उसे गले लगा लेता है, जो देखकर किन्यू हाफी से कहता है कि हाफी लगता है कि तुम्हें मुझे बहुत कुछ बताना होगा, मुझे तुम दोनों की सारी कहानी जाननी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन सीसुआन पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्यू मास्टर जियांगलिन के साथ मौजूद है, और वो मास्टर जियांगलिन को बता रहा था कि कल के दिन ब्लड सी क्वीन के साथ फाइट करते हुए मुझे इस बात का अंदाजा तो हो गया कि ब्लड सी क्वीन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इवन कि वो असुरा गॉड किंग जितनी पावरफुल होगी। क्या आप जानते हैं कि आखिर ब्लड सी क्वीन का ओरिजिन क्या है? जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि ब्लड सी क्वीन का नाम है ज़ुयुन, और वो एक लड़के ज़ाओ याओ गॉड किंग के साथ हुआ करती थी। इन दोनों ने ही पिछले एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड कंपटीशन में हिस्सा लिया था, जहाँ पर इन दोनों को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, और उस कंपटीशन के बाद से ज़ुयुन पूरी तरीके से गायब हो गई थी। जो सुनकर किन्यू कहता है तो इसका मतलब कि उस टाइम जिसने ज़ुयु से हम लोगों को छोड़ने को बोला था वो कोई और नहीं बल्कि ज़ाओ याओ अनफेदर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर अनफेदर्ड एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड हमारी मदद क्यों कर रहा था? जिस पर मास्टर जियांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि एक्सल्टेड सेलेस्टियल फर्स्ट ट्रेजर अपीयर होने वाला है, इसलिए 3 दिन बाद मैं एक्सल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन वापस जा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और हम लोग लापरवाह नहीं हो सकते। जो सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, आपको वहाँ पर जैसे भी मेरी मदद चाहिए होगी, मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ाओ एम्परर और जियांग एम्परर भी यहाँ पर इसी बारे में प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि फर्स्ट एक्सल्टेड सेलेस्टियल ट्रेजर अपीयर होने वाला है, जहाँ ज़ाओ एम्परर जियांग एम्परर को एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने में मदद करेगा, और एक्सल्टेड सेलेस्टियल गॉड बनने के बाद जियांग एम्परर किन्यू को जान से मारकर जियांगली को उससे अलग करके उसकी शादी ज़ाओ जियान से करा देगा। बस ज़ाओ एम्परर की सिर्फ यही शर्त थी, जिस पर जियांग एम्परर भी एग्री करता है, और साथ ही साथ वो ज़ाओ एम्परर को अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि असुरा गॉड किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसके साथ फाइट करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए मेरे पास एक प्लान है। हम लोगों को पहला ट्रेजर उसके हवाले कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग सेकंड और थर्ड ट्रेजर को आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे, और हमारे रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट होगी, और वो होगा किन्यू। जिस पर ज़ाओ एम्परर कहता है कि फिक्र मत करो, किन्यू जल्दी ही मरने वाला है, उसे एक ऐसी बदतरीन मौत मिलेगी कि कोई सोच भी नहीं सकता। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।